पावर सेक्टर इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अली को अंदाजा ना था कि वो दरिया में रहते हुए मगरमच्छों से बेर ले रहे हैं। वो अपने तय मुल्क की खिदमत कर रहे थे और कनाडा से वापस आए थे। कुछ अर्सा पहले इन्हें SCCP का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि जो लोग इन्हें पाकिस्तान में आला ओहदे देते हैं ये दिलवाते हैं, इनके पीछे मकसद मुल्क की भलाई नहीं होता, बल्कि वो ज़ाती काम, कारोबार का फ़रोग़ और लंबे हाथ मारना चाहते हैं। सवाल ये है कि मोहम्मद अली का नाम कैसे सामने आया कि इन्हें पावर सेक्टर में होने वाली बदमाशियों और 30 साल से जारी करप्शन पर कमेटी का सरबराह बना दिया जाए। हुआ कुछ यूँ कि अगस्त 2019 में चंद बड़े बिजनेसमैन उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिले। जनरल बाजवा ही अहम मामलात को देख रहे थे, जिसे नवाज शरीफ कभी 2013 में वज़ीर आज़म बनकर हुकूमत अपने समधी इसहाक डार के हवाले करके दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक की सैर पर निकल गए थे और अपने तकरीबन 4 साल इक़्तिदार में वो 400 दिन पाकिस्तान से बाहर रहे, जिसमें लंदन के 22 दौरे भी शामिल थे। पीछे हुकूमत इसहाक डार चलाते थे और तो और बड़े इमाम और दादा दरबार लंगर कमेटियों के सरबराह भी इसहाक डार थे। यूँ समझ लें कि नवाज शरीफ का काम चलता था मगर हुकूमत डार साहब चलाते थे। यही मॉडल अब भी चल रहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान थे, लेकिन हुकूमत जनरल बाजवा चला रहे थे। जहाँ खान साहब अपने यार दोस्तों को वजारतों से नवाज रहे थे, वहीं बाजवा साहब भी बहुत से नाम इन्हें दे रहे थे जो इनके ख्याल में हुकूमत चलाने के लिए मुफीद होंगे। जनरल बाजवा का ख्याल था कि इमरान खान और इनकी टीम नातजुर्बाकार है, अगर इनकी मदद ना की गई तो नाकामी का सारा नज़ला फौज पर गिरेगा, लिहाजा वो किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इमरान खान नाकाम हो। यूँ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने सब काम अपने हाथ में ले लिए थे। नतीजा ये निकला कि खान साहब ने कभी हुकूमत का बोझ महसूस ही नहीं किया, ना ही सीखने की कोशिश की। खान को तसल्ली थी कि मेरे 2 बड़े भाई बैठे हैं, वो सब संभाल लेंगे। यूँ जनरल बाजवा ने रेगुलर इजलास मुनक्किद करना शुरू कर दिए। एक हफ्ते वो अहम बिजनेसमैनों को बुला लेते तो अगले दिन सहाफ़ियों और टीवी एंकर्स का जत्था रात गए बुला लिया जाता। तो अगले रोज़ इमरान खान की काबीना के वजीरों का ग्रोह अपनी अपनी वजारत की फाइलें उठाकर इन्हें ब्रीफिंग्स दे रहा होता था। खान के वजीरों और बिजनेसमैनों को आमने सामने बिठाकर भी ब्रीफिंग, सवाल और जवाब के सेशन होते थे। जनरल बाजवा की एक बड़ी खूबी थी कि वो बड़ी देर तक गुफ्तगू करने की सलाहियत रखते थे। अक्सर वो बोलते रहते और दूसरे सुनते रहते, लेकिन वो तलख सवालात का जवाब भी तहम्मुल से देते थे। खैर, इस दौरान पावर सेक्टर के मामलात गंभीर होते जा रहे थे। सर्कुलर डेट सर पर सवार था। बिजली के बिल बढ़ना शुरू हो गए थे क्योंकि डॉलर का रेट एक साल में 110 रुपये से 160 रुपये क्रॉस कर गया था। वायदों के तहत बिजली के यूनिट्स को डॉलर्स रेट्स के साथ जोड़ दिया गया था, लिहाजा धीरे धीरे लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गईं। मसला ये था कि सब प्लांट्स बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के अदवार में लगे थे। सरदारी साहब ने 2008 में सदर बनकर रही सही कसर पूरी कर दी जब उन्होंने किराए के बिजली घर मंगवा लिए और 14% तक एडवांस अदायगियाँ भी रुपयों और डॉलरों में कर दी गई। इन डॉलरों का स्कैंडल बाद में तुर्की के किराए के जहाज की शक्ल में सामने आया, जिसने कुछ मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की थी, लेकिन इसे 70 से 80 मिलियन डॉलर्स की एडवांस अदायगी कर दी गई। कमीशन खाने वालों में वज़ीर आज़म हाउस के मकीनों से लेकर आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर के बेटे और उस वक्त के वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी शाहिद रफ़ी तक सब शामिल थे। इन्हें दुबई में ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए अदायगी की गई थी। साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद रफ़ी ने नेब के साथ एतराफ़ी बयान में तफसील से बताया कि करप्शन कैसे हुई और अपने हिस्से के 4 करोड़ वापस देकर आज़ादी खरीद ली, लेकिन बाद में इस कंपनी ने आलमी अदालत से पाकिस्तान पर मुकदमा करके 100 अरब डॉलर्स का जुर्माना करा दिया था। हुकूमत पाकिस्तान डरी हुई थी कि पावर सेक्टर के मुआहदों को छेड़ा तो वो हमारे खिलाफ आलमी अदालतों में मुकदमा दायर कर देंगे और मज़ीद जुर्माने होंगे। इससे पहले भी चंद बड़े मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान हार चुकी थी, लिहाजा मुआहदे कैंसिल करने का रिस्क लेने के लिए कोई तैयार ना था। ये बात तो अंधे को भी नज़र आ रही थी कि सियासी हुक्मरानों ने ब्यूरोक्रेट और अपने फ्रंटमैन मकामी ऑफशोर कारोबारियों के साथ मिलकर बहुत महंगे पावर प्लांट्स लगाए थे। कहीं पर भी इन मुआहदों में पाकिस्तान की हुकूमत और इसके अवाम के मुफादात का ख्याल नहीं रखा गया था। लगता था कि ये सौदे अनारकली के किसी दुकानदार गाहक के साथ किए थे जो अपना मुनाफा देखता है, ना कि गाहक की जेब या हैसियत। अब जनरल बाजवा और इमरान खान के लिए बड़ा मसला पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था, जो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। जितना टैक्स इकट्ठा हो रहा था सब पावर सेक्टर को जाता था। इस पर अरबों का मार्कअप अलग से था। पावर प्लांट्स मालिकान का सर और उंगलियां सब कुछ कड़ाई में थी। एक दिन जनरल बाजवा की मुलाकात कराची के एक बड़े बिजनेसमैन से हुई जो हमेशा से JSQ के करीब रहे हैं।
وہ صاحب وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریب تھے۔ جنرل باجوہ بھی انہیں بہت اہمیت دیتے تھے کہ ان کے بارے میں تاثر تھا کہ وہ کراچی کے بڑے بڑے بزنس مینوں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کراچی کے بزنس مین عمران خان اور آرمی چیف سے اپنے اپنے بزنس معاملات پر رعایتیں لینے کے لیے ان صاحب کو ہی آگے کرتے تھے۔ اس بزنس مین نے عمران خان اور جنرل باجوہ کو قائل کیا کہ کاروبار اور معاشی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ نیب ہے، لہٰذا اس کے پر کاٹ دیے جائیں۔ کاروباریوں کے سر سے نیب کی تلوار ہٹا دی جائے، کیونکہ بیوروکریٹس کسی فائل پر دستخط کرنے کو تیار نہیں تھے اور کام روک گئے تھے۔ حالانکہ شاہد رفیع بھی بیوروکریٹ تھے جنہوں نے ترکی والے کیس میں تگڑا مال بنایا تھا۔ خیر، عمران خان نے صدر عارف علوی سے ایک نیب آرڈیننس جاری کرایا اور کراچی کی ایک تقریب میں کہا کہ نیب کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، تاجر اب فکر نہ کریں، کھل کر کھیلیں۔ انہوں نے اس بزنس مین دوست کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب وہ مطمئن ہو گئے۔ اب وہی عمران خان کے کراچی والے دوست باجوہ صاحب کو بتا رہے تھے کہ پاور سیکٹر میں بڑے گپلے ہوئے ہیں، جن میں لاہور کے کچھ بزنس مین بھی شامل ہیں۔ باجوہ صاحب نے پوچھا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے۔ کراچی کے اس بزنس مین نے محمد علی کا نام دیا جو کینیڈا سیٹل ہو گئے تھے۔ اس بزنس مین نے کہا وہ میرے کہنے پر نہیں آئے گا، آپ کے کہنے پر آئے گا۔ باجوہ صاحب تیار ہو گئے، انہیں علم نہ تھا کہ اس تجویز کے پیچھے کیا کہانی۔ کراچی کے اس بزنس مین کے پاس آخر وہ موقع آ گیا تھا۔ اب وہ لاہور کے بینکرز کو اس پاور سیکٹر رپورٹ میں فکس کرا سکتا تھا جس کے پاور پلانٹس بھی تھے اور وہ نواز شریف خاندان کے قریبی سمجھے جاتے تھے۔ ان حالات میں نواز شریف انہیں بچا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ خود جیل میں تھے۔ اس بینکر نے کبھی کراچی کے اس پراپرٹی ٹائکون کو مشکل وقت میں قرضہ دینے سے انکار کیا تھا۔ لاہور اور کراچی کے دو ٹائکونز کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ انرجی ایکسپرٹ محمد علی کو اس کھیل کا علم نہ تھا جب کینیڈا میں انہیں جنرل باجوہ کی طرف سے ایک اہم پیغام ملا۔